नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज आपके सामने हम लोग कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो है उसका पहला अध्याय पादपों में पोषण, तो इसकी शुरुआत आज हम करेंगे। तो पादपों में पोषण क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई हमारी अन्य वीडियो 7th क्लास से जुड़ी हुई हमारी अन्य वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको वह सारी वीडियोस मिल सके और आप नई वीडियो आने पर आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। भोजो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो आइए हम पता करते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थों सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो आपने देखा कि पोषक जो होते हैं वे पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना में वृद्धि करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे प्रोटीन हम लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। अगर हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम है, इस तरीके से अगर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अगर कोई क्षतिग्रस्त मतलब कोई चीज़ चोट लग जाती है, मतलब कोई चीज़ खराब हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए जो पोषक तत्व है वो ये सब काम करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो जब हम भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को ही पोषण कहते हैं। और पोषक तो आपको पता ही लग गया है क्या होता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्व पोषण कहलाती है। मतलब जो वो कुछ खाते नहीं है, वह अपना भोजन खुद ही अपने लिए बनाते हैं और फिर उससे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, उसको स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब जो लोग जैसे हम जो जंतु लोग हैं या हम लोग भी मानव जो हैं वह अन्य जीवों पर निर्भर हैं, उनके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम लोग विषमपोषी हैं। पहली जानना चाहती है, पहली अभी आपको ये भूजो और पहली पूरे विज्ञान की हमारे जो ये पाठ्य पुस्तक है इसमें दोनों लड़के और लड़की दोनों मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहेंगे, तो उनसे आप लोग दोस्ती कर लीजिए। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। ये सब खाद्य फैक्ट्री पादपों के लिए हम बता रहे हैं। तो एक कृत्रिम रूप है, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल रूप आप ये कह सकते हैं। फैक्ट्री, खाद्य फैक्ट्री मतलब कहाँ पे अपना भोजन बनाते हैं हमारे पौधे अपने शरीर के अंदर, तने में, पेड़ पत्ती में, जड़ में, कहाँ पे, तो अभी हमें पता लगेगा। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जैसे हमारे शरीर में नसें होती है ना, ऐसे ही पेड़ में भी, पौधे में भी नलियां होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए यह वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं।
पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो अभी आपको आगे थोड़ा और टाइम लगेगा। 11 चैप्टर जो होएगा इसका, उसमें हम पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का कलर हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य से के प्रकाश मतलब सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा कि पत्तियों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है पौधों के लिए। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो इस ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण के लिए होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। तो आपको याद रखना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता। आप ये समझ जाइए कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, मतलब ऐसा कोई दूसरा प्रक्रम नहीं है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सूर्य ना हो, जैसे वायु और जल की तो आवश्यकता है ही हम लोगों को जीवन के लिए, लेकिन अगर सूर्य ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है। सूर्य हमारे ऊर्जा का स्रोत है, चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अभी हमने आपको बता दिया और आप कल्पना करिए वैसे क्या हो सकता है। कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा तो कोई जानवर से खाएगा नहीं, कोई जीव जंतु नहीं खा पाएंगे, हम सब लोग मर जाएंगे हमारे पास, क्योंकि भोजन ही नहीं होगा हमारे पास हमारी ऊर्जा के लिए, हमारी शक्ति के लिए। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। अब आपको पता लगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी इसी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, इम्पॉसिबल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, चित्र 1.2 में, जहाँ अभी हम नीचे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे देखेंगे हम। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश जिससे क्लोरोफिल मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है और प्लस ऑक्सीजन निकलती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाती है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जल एवं खनिज धरती से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस प्रकार से, बहुत सरल रूप से चित्र में समझाया गया। आपको पता लग जाएगा कि पत्तियों में किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, सूर्य द्वारा होता है, कहाँ पे ये इकट्ठा होता है स्टार्च। तभी आपने देखा होगा कि जो जंतु होते हैं वे पत्तियां क्यों खाते हैं, पेड़ की जड़ें क्यों नहीं खाते हैं, वो पत्तियां ही इसलिए खाते हैं क्योंकि पत्तियों में ही उसका स्टार्च होता है, उसका मांड होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ और भी चित्र हैं, ठीक है। पत्ती की काट है, आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल किस प्रकार से होता है, उनमें रंध्र छेद होते हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये पत्ती का अंग है। एक कुछ चीज़ छूट गई, ऊपर देख लेते हैं उसको एक बार हम पढ़ना। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती है। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, जो माइक्रोस्कोप होता है ना, आपके स्कूल में होगा, आप जब थोड़े बड़े होंगे, क्या पता आपकी प्रैक्टिकल क्लास में स्टार्ट भी हो गया हो, तब आपको देखने को मिल सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं
कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। चित्र 1.1 में केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए, तो आपने अब यहाँ पे देख लिया कि केंद्रक बीच में है, उसके आजू बाजू कोशिका द्रव्य है जिसे जेली भी कह सकते हैं, मतलब कोशिका सेल जेल है उसका, और उसके बाद कोशिका की झिल्ली है, ठीक है, जिससे वो ब्लॉक होती है, मतलब एक केंद्रक का वो निर्माण होता है। तो अभी आपने यहाँ पे देख लिया है उसकी कोशिकाओं के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मृतस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूप ले लेती है, मतलब कांटों का रूप ले लेती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हरा क्षेत्र है जहाँ पे क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो जो मरुस्थलीय जगहें हैं वहाँ पे आपने कैक्टस देखा हुआ, नागफनी, जहाँ पे पेड़ में कांटे उग जाते हैं, तो वो कांटे जो है वो पत्तियां, लेकिन जो उसका तना होता है ना वो हरा होता है और वो हरा ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्रियाकलाप 1.1 एक ही प्रकार के पादपों में 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में मतलब 72 घंटे के लिए रखिए, तो दूसरे को प्रकाश संश्लेषण में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था, अपने पीछे जैसे किया हुआ था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। अब आपको ये भी आपको पता लग गया होगा क्योंकि कुछ पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की नहीं होती हैं। कुछ कुछ पेड़ पौधे आपने देखे होंगे उनकी हरे रंग की पत्तियां नहीं होती, उनकी थोड़ी लाल रंग की पत्तियां भी होती हैं, जो आपने वो देखा ना पौधे, फूल वाले पौधे, उनमें। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें उनके प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन परंतु उन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, ठीक है, उसको ढक लेते हैं। अंदर क्लोरोफिल होता है बट वो जो कलर होता है उसको ढक लेता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। 1.4 में हम अभी देखेंगे। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए विभिन्न रंग की पत्तियां यहाँ पे आपको देखने को मिल गई हैं। पीली भी है, थोड़ी बैंगनी टाइप भी है, थोड़ी हरी पीली भी है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब आपको एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। और आप है ना एक बार ध्यान से देखना, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है। आप इस कार्बोहाइड्रेट में ही इन तीनों की चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। आप ध्यान से पढ़ना इसको। पादपों को कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। कुछ वो होते हैं अवशोषी होते हैं, ठीक है, वो लोग मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को छोड़ते हैं मिट्टी के अंदर गैसीय रूप में, उससे ये उठाते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं।
संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद्य डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि जो खाद्य होती है, जो उर्वरक होते हैं, वो क्यों डाले जाते हैं, ताकि जो पौधे होते हैं उनके अंदर उन नाइट्रोजन उनको मिल सके। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1.3 पे। कुछ पादप पौधे ऐसे भी जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वह भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वह कैसे जीवित रहते हैं तथा वह पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए, अभी आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको एक वृक्ष के तने पर शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा, ठीक है, बेल होती है ना, बेल, अमर बेल आपने सुनी होगी, रंग की संरचना दिखाई देती है, अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं तथा इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब जो दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये दूसरे जीव पर निर्भर है। तो क्या हम एवं अन्य जंतु आइए भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल हैं, हम दूसरे पे ही जीवित हैं। अगर हम खुद तो बना नहीं सकते तो अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोग जैसे जीव भी परजीवी है? बिल्कुल, वो परजीवी है, वो भी दूसरे के वे जीवित हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे, आप देखिए इस प्रकार के पौधे होते हैं, ये ना, इसमें ढक्कन होता है और ये मच्छर ऐसे कुछ आ जाता है, मकड़ी वगैरह कुछ आ जाती है तो उसको ढक लेते हैं और उसको खा जाते हैं फिर। तो इसकी घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर उनके रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह उसके रोम को, ठीक है, घटपड़ नहीं है इसका नाम, आपको याद रखना, पिचर पादप भी कहते हैं, उसके रोम को बीच में फंस जाता है, उसके अंदर ना फंस जाता है वो। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाला ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडियो कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। क्या संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? मृत जीवी, आपने बाजार में छत्रक, मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए, मशरूम के बारे में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये मृतजीवी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। छत्रक के पैकेट और सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहना दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, किस आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। आपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए।
बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ब्रेड में। यह जीव कवक या फंजाई फंगस कहलाते हैं, ठीक है। उनको फफूंदी, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वह इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मरी हुई और विघटित टूटी हुई जैविक पदार्थों के पोषक तत्व पर प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। जो मरने वाली है या मर चुकी है, मतलब वो जीवित नहीं है, उसके ऊपर जीवित है, उसको खा के जीवित है। कवक फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बरसात में खराब हो जाती है ज़्यादा चीज़ें, पानी लगते ही चीज़ें ज़्यादा खराब हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा आपको करनी है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? ठीक है, आपको उसको नमी से बचाना है। भूजो का याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो रोग कारक होते हैं नहीं होते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, और हम तुरंत ही इसका सेकंड पार्ट लेके आते हैं। और आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जैसा भी महसूस हुआ हो इस वीडियो को देख के, कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े से रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।